हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा कॉर्नर। जैसा कि वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस पर है, पर मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि जो वीबीयू के छात्र हैं और जो बीबीएमकेयू के छात्र हैं और जो सेमेस्टर 5 में है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हैं, जिन्होंने डीएससी 1 डीएससी 2 में ग्रुप बी को चूज किया है और जिसे डीएससी 2 में जिनका डेमोक्रेसी इन इंडिया है, उनके लिए मैं सभी वीडियो हर एक दिन अपलोड करता जाऊंगा। तो जिसमें डीएससी 2 डेमोक्रेसी इन इंडिया का जो चैप्टर है राजनीतिक प्रक्रिया में महिला की भूमिका, उसकी पूरी नोट्स मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा और पूरी नोट्स यहीं दी गई है, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि डीएससी 2 ग्रुप बी की कोई भी बुक मार्केट में नहीं मिल रही है, ना उसका कोई पासपोर्ट मिल रहा है, ना ही विद्या गैस आ रहा है। तो इसीलिए आप जहाँ इधर उधर ना भटके, मैं पूरी नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब के माध्यम से। आप यूट्यूब पे बने रहिए और अभी तक आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भूमिका। तो सबसे पहले इंट्रो है परिचय से। स्टेसी एवन प्राइस कहती है कि महिलाओं की स्थिति तभी सुधरेगी जब महिलाएं राजनीति में दृष्टिगोचर होगी, अर्थात राजनीति में जब वह पूरा ध्यान देगी तभी महिलाओं की स्थिति राजनीति में सुधरेगी। और महिलाओं की स्थिति जो है 21वीं शताब्दी में अच्छी होने लगी है और 20वीं शताब्दी के अंतिम से इनमें बढ़ोतरी होने लगी है उनकी भागीदारी की। ठीक है, 21वीं सदी में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी में बढ़ोतरी तो हुई, परंतु को पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है। यहाँ महिलाओं की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी को वृहद एवं सूक्ष्म स्तरों पर परीक्षण करना आवश्यक है। यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो हम पाते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था वैधानिक रूप से उनकी भागीदारी के मार्ग प्रशस्त करने में विकसित देशों की तुलना में आगे है। यहाँ भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है महिलाओं की दृष्टि से वो विश्व की अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा तुलना में आगे है। महिलाओं को मताधिकार जो दिया गया इंग्लैंड में 1918, फ्रांस में 1928, अमेरिका में 1944 ईस्वी में मिली, परंतु भारत में सीमित मताधिकार होने के बावजूद 1937 में ही महिलाओं को मताधिकार प्राप्त था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक ही झटके में महिलाओं को मताधिकार का अवसर मिल गया। स्थानीय और सूक्ष्म स्तर पर स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी के प्रावधान 1993 से प्राप्त हुए हैं। वृहद स्तर पर महिलाओं की भागीदारी कैसे हुई, तो मतदान प्रतिशत में महिलाओं की क्या भागीदारी है वो देखते हैं। कहता है भारतीय राजनीति में राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी को 3 तत्वों से आंक सकते हैं। पहला, मतदान प्रतिशत। दूसरा, सदनों में हिस्सेदारी। तीसरा, मंत्रिपरिषद ने उनकी हिस्सेदारी। सॉरी, यहाँ पर मैं होगा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं में मतदान प्रतिशत पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़े हैं। जैसा कि यहाँ डाटा दिया हुआ है, 1991 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत जो था लोकसभा चुनाव में वो 51.4% था, जबकि 2009 में 55.8% था, 2014 में 65.6% था और 2019 में 68.5% हो गया है। विधानसभा चुनाव में इनका मतदान 2015 में पूर्व के 40 से 50% बढ़कर लगभग 60% हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि महिलाओं की जो भागीदारी है मतदान में वो हर साल हर नए चुनाव में बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ महिलाओं का राजनीति में सशक्तिकरण हो रहा है। चलिए, दूसरा पॉइंट है विधायी सदनों में भागीदारी। महिला का विधायी सदन में क्या भागीदारी है वो देखते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया खासकर सांसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत छीन रही, परंतु उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कहा जाता है कि भारत में जो राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाएं हैं वो संसद और विधानसभा में उनकी जो भागीदारी वो बहुत कम रही, उतना नहीं रहा है जितना अभी होना चाहिए। ठीक है, और ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी अच्छी हुई है। मोदी सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। ठीक है, जब से मोदी सरकार आई है तब से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। 1991 में जहां मात्र 35 महिलाएं लोकसभा सदस्य थी, वही धीरे धीरे बढ़कर 2014 में 62 हो गई है तथा 2019 में 77 हो गई है।
एक डाटा मैं बता देता हूँ, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार जब थी, उस समय 20 कैबिनेट मंत्री की बैठक होती थी, जिसमें सिर्फ एक ही कैबिनेट मंत्री जो थी वो महिला थी, जिनका नाम था राजकुमारी अमृता कौर। जबकि लाल बहादुर शास्त्री के काल में एक भी नहीं कोई महिला कैबिनेट मंत्री बनी। इंदिरा गांधी की 5वीं 6वीं और 9वीं कैबिनेट बैठक में भी कोई महिला नहीं रही। राजीव गांधी के सरकार में भी एक ही कैबिनेट मंत्री जो महिला बनी वो थी मोहसिना किदवई। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 543 सदस्यीय लोकसभा महिला उम्मीदवारों की संख्या 2009 में 58 से अधिक थी। 2014 में ये डाटा 62 था और 2019 में 77 हो गया। तो महिला सशक्तिकरण तो हो ही रहा है। यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि पिछले 3 दशकों से विधायी सदनों में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दे पर बहस चलते रहे, परंतु पुरुष प्रधानता की प्रवृत्ति के कारण किसी न किसी बहाने से लागू नहीं किया जाता। यहाँ हमें एक महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बाधा दिख रही है कि पुरुष प्रधानता की प्रवृत्ति के कारण किसी न किसी बहाने से लागू नहीं किया जा सका। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो रहा है। अब देखते हैं शक्ति संरचना में भागीदारी क्या है महिलाओं की। राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णय लेने वाली संस्था में केंद्रीय मंत्री परिषद तथा राज्यों के मंत्री परिषद में महिलाओं की भागीदारी निराशाजनक है। कहाँ कहाँ? केंद्रीय मंत्री परिषद तथा राज्यों के मंत्री परिषद में महिलाओं की भागीदारी निराशाजनक है। वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में मात्र 3 महिलाएं हैं तथा राज्य में महिला मुख्यमंत्री मात्र एक ही है। हालांकि भारतीय राजनीतिक इतिहास में अब तक 16 महिलाएं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री रही है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि महिला जो है भारत में अभी जो कार्यरत है, जो निम्न अन्य अन्य पदों पर कार्यरत है, वो बहुत कम संख्या में है। ठीक है, और वहाँ सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। महिलाओं को और आगे बढ़ चढ़ के आना होगा, राजनीतिक में भाग लेना होगा, राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेना होगा। अब देखते हैं सूक्ष्म स्तरीय यानी कि निम्न ग्राउंड लेवल पर स्थानीय स्वशासन में या पंचायती राज व्यवस्था में राज्य में महिलाओं की क्या भागीदारी रही है। तो कहता है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के पूर्व, उनसे पहले स्थानीय राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी। मतलब 73वें और 74वें जो संविधान संशोधन हुआ उससे पहले जो भागीदारी थी महिलाओं की बहुत कम थी। जैसा कि मैंने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का डाटा बताया, उसके अनुसार आपको ये पता चल जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति कितनी गमगीन थी, कितना कम था। यहाँ तक कि महिलाएं अपना मतदान भी नहीं कर पाती थी। परंतु पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय में नई व्यवस्था के तहत 30% यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। अब स्थानीय राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई, परंतु संख्या में तो वह आ गई, वास्तविक भागीदारी नहीं हुई। उनमें छद्म नेतृत्व का विकास हो गया। मतलब महिलाओं को सीट, आरक्षित सीट, लेकिन आज भी देखा जाए तो वो सीट पुरुष सत्तात्मक ही है। मतलब महिलाओं के पीछे रह के पुरुष ही सत्ता को चलाते हैं। वास्तव में स्थानीय स्वशासन के चुनाव में महिलाओं का मतदान 90% के आसपास था तथा विभिन्न स्तरों की संस्थाओं में उनकी संख्या आरक्षित सीटों से ज़्यादा थी। 2016 के फनी निकायों के चुनाव में भी यह स्थिति थी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलती है, 2014 के फनी नहीं होगा, यहाँ पे स्थानीय होगा। यहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव में यहाँ यही स्थिति है। ठीक है, स्थानीय 2006 में पहली बार बिहार सरकार ने सभी स्तरों एवं सभी कोटियों में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित कर दिया। इसके अनुकरण में अब कई राज्यों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है। अर्थात सबसे पहले जो महिलाओं के लिए आरक्षण 50% किया वो बिहार सरकार ने किया। अब देखते हैं आगे। अब महिलाओं की भागीदारी आरक्षित सीटों से अधिक हो गई है। जहां तक महिला उम्मीदवारों को संबंध है, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जीतने वाली महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक है। अब लोकसभा चुनाव में भी महिला का जो जीतने का प्रतिशत है वो पुरुषों की अधिक है। अर्थात अगर 100 पुरुष अगर कुछ लोकसभा में कोई लोकसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो पुरुष का जो सफलता दर है वो 6%, अर्थात 6 पुरुष ही उसमें सफल होंगे। और जबकि महिला अगर 100 खड़ी हुई तो उसमें 9 महिला सफल हो रही है। तो यहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। 16वीं लोकसभा चुनाव जीतने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक थी।
इतना ही नहीं, इनमें कमजोर वर्गों की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। इस प्रकार स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीति प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है। स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। अब देखते हैं भारतीय राजनीति में महिलाओं की क्षीण भागीदारी के क्या कारण है। महिलाओं की जो भागीदारी में जो कमी है, उनके क्या क्या कारण है। तो महिलाओं में मतदान प्रतिशत तथा विधायी सदनों में उनकी भागीदारी आज भी कम है। ऐसा माना जाता है कि इन सदनों में कम से कम 1/3 महिलाओं की उपस्थिति होनी ही चाहिए। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं की संख्या विधायी सदनों में तथा मंत्रिमंडल में नगण्य होती है, अर्थात शक्ति संरचना एवं निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी प्रभावकारी भागीदारी नहीं हो पाती। वर्तमान में 543 सीटों में 78 लोकसभा महिला सांसद है और राज्यसभा में 25 महिला सांसद है। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कारण यह निम्नलिखित है, अर्थात 543 सीट में मात्र ही 78 ही लोकसभा महिला सांसद है और बाकी जितने हैं वो पुरुष सांसद है। ठीक है, अब इसके जिम्मेवार कौन है, इसके कारण क्या है वो देखते हैं। तो पहला कारण है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना ढांचा कैसा होता है। आज भी भारतीय समाज में महिलाओं की पुरुषों की तुलना में कमजोर स्थिति है। उन्हें परिवार तथा समाज में अधीनता की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वह हिंसा, प्रताड़ना एवं अपराधों का भी शिकार हो जाती है। हालांकि पिछले 2 दशकों में निचले स्तर पर उनकी भागीदारी बढ़ी है, फिर भी इन कारणों से उनकी पहुंची वृहद स्तरीय राजनीति तक नहीं हो पा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। महिलाओं में आज की साक्षरता दर कम है तथा सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं व्यवसाय क्षेत्र में उनकी भागीदारी बहुत कम है, जिसके चलते सामाजिक एवं राजनीतिक डोमेन में अपनी भूमिका निभाने में वह असफल हो जाता है। असुरक्षित राजनीतिक माहौल। भारतीय राजनीति में प्रदूषण है, यानी दलों में महिलाओं को सम्मान एवं नीति निर्धारण में स्थान नहीं मिलती तथा उन्हें संकेत मात्र के लिए रखते हैं। दूसरी बात, महिला होने के कारण उनमें आज भी सुरक्षा तथा सामाजिक बदनामी का भय बना रहता है। इसलिए या तो केवल संभ्रांत परिवारों की महिलाएं या निम्न श्रेणी की महिलाएं राजनीतिक दलों में जुड़ती है। तो कहा जाता है कि महिलाएं जो होती है, जो निम्न प्रकार की है, भ्रांत परिवार की महिला होती है, वही राजनीति में बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और कुछ जो अच्छे घरानों की महिलाएं रहती है वो उनकी भागीदारी में बहुत कमी है। ठीक है, अब देखते हैं धन बल एवं बाहुबल। भारतीय राजनीति में धन बल अर्थात पैसों की जो ताकत होती है, बाहुबल तथा अन्य अनैतिक तरीके का प्रयोग होता है। फलस्वरूप महिलाएं यहाँ पर पिछड़ जाती है, वे प्रभावकारी भूमिका नहीं निभा पाती। बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्रों का चुनावी प्रबंधन उनके बस की बात नहीं होती। इसलिए संभ्रांत एवं दबंग परिवार की महिलाएं ही राजनीति में आ पाती है। अब लास्ट, दलीय संगठन में अप्रभावकारी स्थिति को काट लीजिएगा, अप्रभावकारी स्थिति। ठीक है, चलिए, दलीय संगठन में भी वह अपना प्रभावकारी स्थान नहीं बना पाती, जिसके कारण राजनीतिक दल अपने दल का उम्मीदवार भी नहीं बनाते। कुछ प्रसिद्ध महिलाओं को छोड़ दे तो आमतौर महिलाओं को दल का टिकट नहीं मिल पाता है, क्योंकि वह अपनी जीत के लिए आश्वस्त नहीं कर पाती है। ठीक है, कविता कृष्णन कहती है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना और वोट देना बहुत जरूरी है। तो यह बात सही कहा गया कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना ही चाहिए और वोट देना चाहिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकार और राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को केंद्र में रखें। अगर महिलाओं को अगर घोषणा पत्र में केंद्र में रहेंगे तो महिलाओं की जो छवि है वो राजनीतिक के माध्यम से बहुत उभर कर आएगी और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। चलिए आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या कहा गया। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सरकार और समाज ने भी काफ़ी हद तक महिलाओं की राजनीति में समान भागीदारी की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। राजनीति के नए आयाम बनाए जा रहे हैं, अर्थात अब क्या हो रहा है, राजनीति में महिलाओं के सशक्तिकरण के निम्न निम्न मतलब बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, और हर तरह के कुछ प्रोग्राम, नए नए प्रोग्राम को बनाए जा रहे हैं जिसमें राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती रहे और महिलाएं प्रोत्साहित होती रहे। ठीक है, अब देखते हैं जैसे महिलाओं की पंचायती स्तर पर भागीदारी बढ़ गई है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी हो रही है और महिला सशक्त रूप से जीत रही है। ठीक है, तो दोस्तों यही था महिलाओं का क्या रोल है राजनीतिक प्रक्रिया में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करेंगे
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और टॉपिक्स जो है मैं बता दे रहा हूँ। डेमोक्रेसी इन इंडिया में पहला टॉपिक है भारत में लोकतांत्रिक चिंतन और प्रक्रिया, प्राचीन और आधुनिक। तो ये टॉपिक भी वीडियो कवर होगी। भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति, भारतीय लोकतंत्र की क्या प्रक्रिया है, दलीय प्रणाली और जो हित समूह है वो, संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या क्या है। तो ये सब जितनी टॉपिक्स है वो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें सभी वीडियो को डाल दूंगा। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी वीडियो को देख के पूरा कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं।